हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जॉन कीट्स को पढ़ने वाले हैं, है ना। जॉन कीट्स के, तो जॉन कीट्स का आपका क्या है, लाबिलिडम सेंस मर्सी है एंड ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न है। तो हम आज इस वीडियो में जॉन कीट्स के ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि एक ओड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले कीट्स के बारे में हम कुछ उनकी जो एडिशनल जानकारी है, एडिशनल नॉलेज है, वो ले लेते हैं। यानी कि उनकी अर्ली लाइफ वगैरह, बर्थ कब हुआ, डेथ कब इनकी हुई, ये थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं। देन हम पोएम पे आएंगे, ठीक है। और रही बात जॉन कीट्स की, तो ये भी रोमांटिक एरा के हैं। अगर मैं बात करूँ जो आपके रोमांटिक पीरियड हैं, ठीक है, जो आपका रोमांटिक पीरियड है, ये आपके एक रोमांटिक पीरियड का जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में आपके विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, रॉबर्ट साउदी आते हैं एंड आपके फिर विलियम वर्ड्सवर्थ है, रॉबर्ट साउदी हैं एंड एस.टी. कॉलरिज हैं। ये तीनों आते हैं फर्स्ट जनरेशन में। रोमांटिक पीरियड के सेकेंड जनरेशन में कौन कौन आता है? सेकेंड जनरेशन में पी.बी. शेली आते हैं, पी.बी. शेली आते हैं और आपके लॉर्ड बायरन आते हैं, लॉर्ड बायरन एंड आपके जॉन कीट्स आते हैं। ये रोमांटिक पीरियड के सेकेंड जनरेशन में आते हैं। तो रोमांटिक पीरियड के ये सेकेंड जनरेशन के पोएट हैं और इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जॉन कीट्स के बारे में। पी.बी. शेली को हमने पढ़ लिया था, पी.बी. शेली का जो भी वर्क था वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। जॉन कीट्स का भी है, तो आज हम जॉन कीट्स को कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। माय फेवरेट है ये जो जॉन कीट्स है ना, माय फेवरेट पोएट, बहुत ही फेवरेट हैं। पूरे जितने भी इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो ये फेवरेट पोएट हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है इनका, द पोएट ऑफ सेंसुअस ब्यूटी एंड इटर्नल यूथ। अगर बात की जाए जॉन कीट्स की, तो ये सेंसुअस पोएट भी कहा जाते हैं, सेंसुअस पोएट। यानी कि इनकी पोइट्री में हमें क्या देखने को मिलता है, सेंसुअसनेस देखने को मिलती है। इनकी पोइट्री हमें क्या करती है, सेंसुअसनेस, उसमें सेंसुअस देखने को मिलता है इनकी पोइट्री में, ठीक है। तो आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं जॉन कीट्स। ये इनका बर्थ एंड डेथ है। इज सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बता दिया, अलॉन्ग साइड लॉर्ड बायरन एंड पी.बी. शेली, ठीक है। तो ये सेकेंड जनरेशन के थे। दो हिज लाइफ वॉज हार्ट ब्रेकिंगली शॉर्ट, हिज लिरिकल मास्टरी, रिच इमेजरी एंड फिलोसफिकल डेप्थ हैव प्लेस्ड हिम अमंग द इमॉर्टल्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कीट्स है ना, इनका जो इंग्लिश लिटरेचर अगर देखा जाए, जॉन कीट्स इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक पोएट्स के सेकेंड जनरेशन के महान पोएट्स में से एक माने जाते हैं। इस पीढ़ी में क्या था, इस जनरेशन में उनके साथ लॉर्ड बायरन थे, पी.बी. शेली थे, ये सारे थे। हालांकि इनका जीवन जो था ना, बहुत छोटा था, बहुत शॉर्ट था इनका जीवन। 25 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई। आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनका जीवन बहुत छोटा था और बहुत ही ट्रेजिक था, दुखद था, क्योंकि केवल 25 साल की उम्र तक ही ये जीवित रहे। लेकिन इनकी पोइट्री में पाए जाने वाली जो लिरिकल मास्टरी है, इनकी पोइट्री में लिरिकल मास्टरी पाई जाती है, यानी कि गीतात्मक जो निपुणता है, रिच इमेजरी पाई जाती है, समृद्ध सजीव कल्पना देखने को मिलता है, ठीक है। एक कल्पना की गई है, वो भी कैसी, सजीव कल्पना, एंड फिलोसफिकल डेप्थ देखने को मिलता है इनकी पोइट्री में, जैसे कि शेक्सपियर के वर्क में हमें देखने को मिलता है, बहुत ही डेप्थ रहती है। तो उसी तरह इनकी भी पोइट्री में हमें बहुत डेप्थ, बहुत ही दार्शनिक गहराई देखने को मिलती है, जो उन्हें इंग्लिश पोएट के इतिहास में अमर बना दिया था। इसी रीजन से 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई, तब भी ये फेमस हो गए, क्योंकि इनकी पोइट्री में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी, ठीक है। इस वजह से इनको इंग्लिश लिटरेचर का जो आपका पोएट का इतिहास था ना, उसमें अमर ये हो गए थे, इसी रीजन। तो इनका एक की टैग लाइन है, याद रखना है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जब भी बात ये आती है ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, तो हमारे किड्स याद आते हैं। ये इनका टैग लाइन है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। दिस लाइन अलोन कैन रिकॉल किड्स कोर पोइटिक फिलोसफी, ये आपने ध्यान रखना है। ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन किड्स के पोइटिक फिलोसफी का पूरा सार प्रस्तुत करते हैं कि किस टाइप के वो थे, उनकी जो पोएम थी वो कैसी थी, ठीक है, क्या दिखाती थी, फिलॉसफी दिखाती थी। इनका मानना क्या था किड्स का, कि जो ब्यूटी है वो कैसी है, वो नश्वर नहीं है और ये हमेशा खुशी देती है। जो ब्यूटी होती है, जो सौंदर्य होता है, भले ही हमारा जो जीवन है वो मोमेंटम है, क्षणभंगुर है, ट्रांजिएंस है, ठीक है।
आगे देखते हैं इनके अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। ये तो हो गया थोड़ा सा इनका बायो हो गया, लेकिन अगर आगे देखेंगे, अब इनका देखेंगे अर्ली लाइफ एंड इनकी एजुकेशन की बात अगर करें तो इनका जन्म कब हुआ था, आपके किड्स का जन्म कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1795 में मूरगेट लंदन में इनका जन्म हुआ था। ये ध्यान रखना है, 31 अक्टूबर 1795 में, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, फैमिली है। फैमिली में अगर बात करें तो एल्डेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन, ये आपने याद नहीं, मतलब ये अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। फादर इनके कौन थे, तो ये याद रखना है, थॉमस कीट्स। इनके फादर का नाम क्या था, थॉमस कीट्स, जो क्या थे, मैनेजर ऑफ स्वान एंड हूप लाइब्रेरी स्टेबल्स। यानी कि इनके पिता का नाम थॉमस कीट्स था और जो कि एक अस्तबल के क्या थे, मैनेजर थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनकी मदर की अगर बात करें तो फ्रांसिस जेनिक्स कीट्स, इनकी मदर का क्या नाम था, फ्रांसिस जेनिक्स कीट्स, इनकी माँ का नाम था, ये ध्यान रखना है। इनकी स्कूलिंग की अगर बात करें, इनकी स्कूलिंग जो स्कूली शिक्षा हुई है तो जॉन कीट्स जो हुए थे, जॉन क्लार्क स्कूल एनफील्ड, लिबरल कैरिकुलम विद एन एम्फेसिस ऑन लिटरेचर, क्लासिक्स एंड आर्ट्स। तो ये ध्यान रखना है कि इन्होंने एनफील्ड में स्थित एक स्कूल था जिसका नाम था जॉन क्लार्क स्कूल, इसमें इन्होंने पढ़ाई की। ये कहाँ पे था, एनफील्ड में था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये उस समय, मतलब ये जो स्कूल था ना, ये उस समय के बाकी स्कूलों से अलग था, क्योंकि इसका जो पाठ्यक्रम था, इसका जो कैरिकुलम था, काफ़ी कैसा था, लिबरल था, काफ़ी उदार था, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता था, लिटरेचर पे जोर दिया जाता था, यानी कि लिटरेचर पढ़ाया जाता था, क्लासिक्स पढ़ाए जाते हैं, यानी कि जो क्लासिक मतलब जो आपके एंशियंट ग्रीक रोमन लिटरेचर पढ़ाया जाता था, एंड आर्ट्स यानी कि कलाओं पर, आर्ट्स पर विशेष जोर दिया जाता था इस स्कूल में, जॉन क्लार्क स्कूल में, जहाँ पे किड्स ने पढ़ाई की है। तो एक चीज़ यहाँ पे देना कि क्लासिक पे ध्यान दिया जाता था, ये ध्यान रखना है। क्लासिक्स मतलब प्राचीन जो आपके एंशियंट ग्रीक है, रोमन लिटरेचर है, ये सब किड्स ने पढ़ाई की है, इसीलिए हमें किड्स की पोयम में ना ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, रोमन ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब आएंगे लिटरेरी स्पार्क की अगर बात करेंगे, मतलब इनको साहित्यिक प्रेरणा आखिर कहाँ से मिली, जो इनको लिटरेचर ये लिखना चाहें, लिटरेचर में आ गए, इनको लिखना, आखिर ये प्रेरणा, ये इंस्पिरेशन कहाँ से इनको मिली, तो याद रखना है, चार्ल्स काउडन क्लार्क हेडमास्टर्स सन इंट्रोड्यूस किड्स टू ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स, अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन हिज पोइटिक विजन, ये याद रखना है, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए स्कूल के हेडमास्टर के बेटे, उनका नाम क्या था, चार्ल्स काउडन क्लार्क, ये स्कूल के हेडमास्टर के बेटे थे। इन्होंने किड्स को ग्रीक और रोमन क्लासिक से परिचित कराया। इसी वजह से किड्स की पोयम में हमें ग्रीक पौराणिक कथाओं पर और कला पर गहरा प्रभाव पड़ा, हमें देखने को मिलता है उनकी पोइट्री में। उनकी पोइट्री में हमें क्या देखने को मिलता है, जो ग्रीक की पौराणिक कथाएं हैं और जो आर्ट्स पर एक गहरा प्रभाव पड़ा, जो उनके पोइटिक दृष्टिकोण को एक प्रमुख हिस्सा भी बन गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अर्ली लॉस की अगर बात करेंगे, यानी कि उनके शुरुआती जीवन में काफ़ी ट्रेजेडी हुई। वो क्या ट्रेजेडी हुई, तो शुरुआती जीवन में ही इनके फादर की डेथ हो जाती है 1804 में, ये ध्यान रखना है। और कैसे डेथ होती है, हॉर्स एक्सीडेंट हो जाता है इनके फादर का, यानी कि 1804 में घोड़े से गिरने से इनके फादर की डेथ हो जाती है। और कैसे, घोड़े से गिर जाते हैं। उस समय किड्स कितने साल के थे, तो ये याद रखना है, उस समय केवल किड्स 8 साल के थे जब इनके फादर की डेथ होती है 1804 में, ठीक है, हॉर्स एक्सीडेंट से। उसके बाद दिन क्या होता है, मदर की भी डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से 1810 में। उसके बाद एक तो दुख होता ही, इनकी लाइफ में एक ट्रेजेडी आती है, पिता की डेथ हो जाती है। देन उसके कुछ साल के बाद इनकी माँ की भी डेथ हो जाती है 1810 में। इनको क्या हुआ रहता है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी की बीमारी से होती हैं, ठीक है। इनकी माँ की जो डेथ होती है वो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की बीमारी से होती है। तो इन ट्रेजेडीज़ का उनके जीवन और उनके राइटिंग पर गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जिसके माता पिता की बचपन में ही डेथ हो जाए, सोचो वो इंसान कैसा होगा, कितना गहरा प्रभाव उस पर होगा, ये समझो, ठीक है। अब आगे देखेंगे मेडिकल ट्रेनिंग की बात अगर करेंगे, इन्होंने मेडिकल ट्रेनिंग भी किया था। तो जब माँ बाप की डेथ हो गई, उसके बाद क्या हुआ, इनकी माँ की डेथ के बाद अप्रेंटिस्ड टू अ सर्जियन अपोथेकेरी 1810 से लेके 1815, क्वालिफाइड
एज अ लाइसेंस्ड एपोथेकेरी इन 1816 बट अबेंडेंड मेडिसिन फॉर पोइट्री। अब इन्होंने क्या किया, पिता की डेथ हो गई, माँ की डेथ हो गई, माँ की डेथ के बाद किड्स को 1810 में एक सर्जन एपोथेकेरी, यानी कि एपोथेकेरी मतलब एक तरह का डॉक्टर या दवा विक्रेता, उसी को बोला जाता है, एक तरह का डॉक्टर या फिर दवा बेचने वाला जो दवा विक्रेता, उसके यहाँ ये एक ना प्रशिक्षु के रूप में काम करने, मतलब काम पर इनको लगा दिया गया, वहाँ पे ये सीखने लगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने 1816 में लाइसेंस प्राप्त अपोथेकेरी के रूप में योग्यता भी प्राप्त कर ली, मतलब इनको लाइसेंस भी मिल गया था। ठीक है, लाइसेंस अपोथेकेरी भी इनको 1816 में मिल गया था। लेकिन इन्होंने भाई इनकी रुचि थी नहीं, इंटरेस्ट थे नहीं, इनका तो पूरा जुनून किसकी तरफ था, पोइट्री की तरफ था। पोइट्री लिखना है, पोइट्री लिखना है, लिटरेचर की तरफ जाना है। जहाँ पे रुझान इंसान का रहेगा, जहाँ पे इंटरेस्ट आएगा वही काम करेगा ना, चाहे कितना भी कर लो। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे ये डाउट्स में थे, इनकी लाइफ जो थी ना डाउट्स में थी एक टाइप की, क्योंकि ये इस तरफ लगे थे, दवाई विक्रेता के रूप में ये ट्रेनिंग कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन इनका ध्यान पूरी तरह से कहाँ था, पोइट्री की तरफ था। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ डाउट्स में थी। ठीक है, तो कविता के प्रति इनका जो जुनून था ना, उस कारण इन्होंने क्या किया, जल्द ही जो मेडिसिन था, जो चिकित्सा था, जो उसका पेशा था इनका, वो उन्होंने पूरी तरह से उसे छोड़ दिया। किसके लिए, पोइट्री के लिए। ये ध्यान रखना है। अब आते हैं लिटरेरी करियर एंड मेजर वर्क्स के बारे में। इनके कुछ साहित्यिक जीवन और इनके कुछ मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं, देन पोइट्री पे हम आएंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट पब्लिकेशन एंड अर्ली पोइट्री की बात करें, इनका जो पहला प्रकाशन था, पहला पब्लिकेशन, और इनकी जो शुरुआती पोयम थी वो कौन कौन सी थी। तो 1816 में फर्स्ट पब्लिश पोयम, अगर पूछा जाए कि इनकी फर्स्ट पब्लिश पोयम कौन सी है, वो 1816 में आई थी, तो उसका नाम है, ये ध्यान रखना है, उसका नाम है ओ सॉलिट्यूड इफ़ आई मस्ट विद दी ड्वेल, यहाँ तक। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये इनकी फर्स्ट पब्लिश पोयम है, जो कब आई थी, 1816 में आई थी। ठीक है, इन द एग्जामिनर एडिटेड बाय ली हैंड, और ये कहाँ पे पब्लिश हुई थी, तो द एग्जामिनर नाम की एक मैगज़ीन थी, इसमें पब्लिश हुआ था ये ओ सॉलिट्यूड, जिसके एडिटेड कौन थे, ली हंट थे, जिसके संपादक कौन थे, ली हंट थे। ये ध्यान रखना, जो कीट्स के शुरुआती समर्थक में से एक थे, कीट्स की काफ़ी हेल्प भी इन्होंने किया था, ली हंट ने। शुरुआती जो हेल्प चाहिए था, ली हंट ने काफ़ी मदद की थी कीट्स की, तो ये ध्यान रखना है। फर्स्ट पब्लिश पोयम ओ सॉलिट्यूड इफ़ आई मस्ट विद द ड्वेल, कहाँ पब्लिश हुआ था ये, तो द एग्जामिनर करके एक मैगज़ीन थी, यहाँ पे पब्लिश हुआ था। और इसको एडिट किसने किया था, इसके संपादक कौन थे, तो ली हंट थे। ये ध्यान रखना है। देन 1817 में क्या हुआ, फर्स्ट पोइट्री वॉल्यूम कम्स इंक्लूडेड ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इंस्पायर्ड बाय जॉर्ज चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर। अब इनका जो फर्स्ट पोइट्री वॉल्यूम पोएम्स आया था, जो इनका पहला पोइट्री कलेक्शन पोएम्स, वो पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना, फर्स्ट पोइट्री वॉल्यूम्स पोएम इनका आया था। ये पब्लिश कब हुआ था, ये पब्लिश हुआ था 1817 में। ठीक है, और इस कलेक्शन में उनकी फेमस सोनेट थी, कौन सी सोनेट थी, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये इनकी फेमस सोनेट है, ये इस कलेक्शन में शामिल थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो पोयम, ये जो पोयम थी, ये जॉर्ज चैपमैन द्वारा किए गए होमर के ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद मिली प्रेरणा से लिखी गई थी। यानी कि ऑन द फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर जो कीट्स ने लिखा था, ये किससे इंस्पायर होकर उन्होंने लिखा था, तो जॉर्ज चैपमैन ने क्या किया था, होमर के वर्क को ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो होमर के वर्क को जब ट्रांसलेशन कीट्स ने पढ़ा, उस ट्रांसलेशन को, तो पढ़ने के बाद उनको ये प्रेरणा मिली थी। ठीक है, वो इंस्पायर हुए, और इंस्पायर होकर देन उन्होंने एक सोनेट लिखा ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। देखिए उसमें चैपमैन और होमर दोनों टाइटल नाम आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो क्लासिक्स के प्रति उनके प्रेम को दिखाता है। अब 1818 में क्या हुआ, इंडिमियन आया। ठीक है, थीम देखेंगे ग्रीक मिथ ऑफ इंडिमियन, इंटरनल स्लीप एंड लव फॉर द मून गॉडेस। तो इटर्नल जो थी, ये जो आपका इंडिमियन था, ये ध्यान रखना है, ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम थी, है ना, इंडिमियन जो क्या एक ग्रीक पौराणिक कथा पर बेस्ड थी, ग्रीक पर ही बेस्ड थी, ये ध्यान रखना है। इसमें जो गडेरिया इंडिमियन था, उसकी शाश्वत नींद चंद्रमा की देवी, इसी में मतलब इसी का वर्णन दिया गया है। इसकी जो शुरुआती यानी कि फेमस ओपनिंग लाइन थी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
मतलब बड़ी फेमस है, फेमस लाइन है, फेमस शुरुआती लाइन है, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये ध्यान रखना है, इसी की लाइन है ये एंडेमियन की, ठीक है। अब और जानेंगे रिसेप्शन की अगर बात करें तो हार्शली क्रिटिसाइज बाय द क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन्स, तो ये ध्यान रखना है कि इसी को क्रिटिसाइज किया गया था, किसको, इसी को, एंडेमियन को ही क्रिटिसाइज किया गया था। कहाँ क्रिटिसाइज किया गया था, तो ये ध्यान रखना है क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन, ठीक है। क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन जैसी ये रेपुटेटेड प्रतिष्ठित बोल सकते हो मैगजीन थी, इनके द्वारा कठोर आलोचना की गई थी, किसकी, एंडेमियन की, जिसके कारण किड्स पर काफ़ी बहुत मतलब ये बोल सकते हो कि बहुत प्रभाव पड़ा था इसका। इनके वर्क का क्रिटिसाइज किया गया था, और किसने किया था, क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन जैसे पत्रिकाओं ने किया था, मैगजीन्स ने किया था, ठीक है, कठोर आलोचना किया था। और इसका प्रभाव किड्स पर, इन आलोचनाओं का प्रभाव किड्स पर बहुत पड़ा था, उनको दिल से तकलीफ़ हुई थी, ठीक है। लेकिन इस अनुभव के बाद उनकी जो पोएटिक स्टाइल आने लगी वो उसमें ज़्यादा हमें मैच्योरिटी देखने को मिलती है। इसके बाद बहुत हार्ड हुए थे वो, उसके बाद उन्होंने एक से एक बढ़कर मैच्योरिटी उनके पोएटिक स्टाइल में हमें देखने को मिली है। मैंने इसमें से मेन पॉइंट्स लिया है क्योंकि हमें मेन पॉइंट्स जानना है ना। जो राइटर हैं उनके मेन पॉइंट्स ही जानने ज़रूरी है, और मेन हमारी पोयम है जिसके बारे में राइटर मेंशन है हमारे सिलेबस में। 1819 में क्या हुआ कि एनस मिराबिल्स द ग्रेट ओट्स इनका आया, ठीक है। 1819 में एनस मिराबिल्स यानी इनका चमत्कारों का वर्ष था, ये जो था ना एनस मिराबिल्स, मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ, ये जो वर्ष था, ये जो टाइम था इनका ना, ये चमत्कारों का साल था, वर्ष था ये जो एनस मिराबिल, यानी कि इनके ग्रेट ओड आए इस वर्ष में। तो ये ध्यान रखना, दिस ईयर शॉ ब्रस्ट ऑफ पोएटिक जीनियस कंसिडर्ड द पिनेकल ऑफ कीट्स वर्क, यानी कि ये जो साल था ये कीट्स के जीवन का सबसे रचनात्मक और अद्भुत साल था। इस दौरान उन्होंने अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ पोएम की रचना की, जिन्हें द ग्रेट ओड्स कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, द ग्रेट ओड्स कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। मतलब इसी साल इन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पोएम्स की रचना की थी जिन्हें द ग्रेट ओड्स कहा जाता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है द ग्रेट ओड्स, जैसे कि ओड टू अ नाइटिंगल सबसे पहले आएगा इनका, ओड टू अ नाइटिंगल, जो उन्होंने बुलबुल के प्रति ओड उन्होंने लिखा है, ठीक है। ये इनका पहला ओड था, मतलब ये था उस ग्रेट ओड में, ये था ओड टू अ नाइटिंगल। मेडिटेट्स ऑन मोर्टैलिटी ब्यूटी एंड द डिज़ायर टू स्केप इनटू आर्ट, मतलब इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें इन्होंने ये पोयम ना मोर्टैलिटी यानी कि नश्वरता, ब्यूटी और आर्ट के माध्यम से जो दुखद वास्तविक स्केप्स की इच्छा जैसे विषयों पर एक गहरा चिंतन करता है। मतलब मोर्टैलिटी, ब्यूटी, डिज़ायर, ये सारी चीज़ों को इसमें इस पोयम ने बताया है, ठीक है। याद रखना है, ऐसा कहा जाता है कि ये पोयम उन्होंने हैम्पस्टेड में एक बुलबुल के गीत सुनने के बाद लिखी थी। कहाँ पे, हैम्पस्टेड में। जब ये हैम्पस्टेड में थे तो वहाँ पे उन्होंने नाइटिंगल की एक गीत सुनी थी, उसके बाद इसको इन्होंने लिखा था ओड टू अ नाइटिंगल। दूसरे पे आएंगे ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, यही है आपके सिलेबस में, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। ये एक कलश है, जैसे ये कलश है ना, ये ध्यान दो, कलश है, इस पर बहुत सारी चित्रकारी की गई है, देख लो। यहाँ पे तो कम दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चित्रकारी की गई है, आदमी औरत सब बने हुए हैं, बाँसुरी है, ये समझ लो कि पूरा ग्रीक इसमें समा गया है। अभी हम जब पोयम पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। तो ये इसमें कलश की बात किया, इन्होंने एक कलश को एड्रेस करके पूरी बात अपनी कही है, जो भी उनके दिल की बात है, ठीक है, इसमें इन्होंने बात की है। तो एक्सप्लोर्स परमानेंस ऑफ आर्ट वर्सेस ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ की बात इसमें इन्होंने किया है, यानी कि जो आर्ट की जो परमानेंस है, आर्ट कोई चीज़ अगर आप बनाते हो, क्रिएट करते हो, चित्रकारी करते हो, वो ज़िंदगी भर बनी रहेगी, और वर्सेस ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ, जीवन की क्षणभंगुरता, यानी कि जीवन की मूवमेंट, वो तो कभी भी ख़त्म हो जाएगा। जीवन और आर्ट, अगर आर्ट और लाइफ की बात करें तो आर्ट हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन जीवन तो कभी भी ख़त्म हो सकता, वो तो एक ट्रांजिएंस है, ठीक है। तो एंड्स विद द इमॉर्टल लाइन, ये जो पोयम है ना, ये जो ओड है आपकी, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ये किस इमॉर्टल लाइन पे एंड होती है, तो ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल ए नो ऑन अर्थ एंड ऑल ई नीड टू नो।
इसी पे ख़त्म होती है। अभी हम पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो अगली जो इनकी ओड है टू ऑटम है, ये ध्यान रखना है। इसमें पतझड़ के लिए सेलिब्रेट द सीजन्स अबेंडेंस एंड जेंटल डीके के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मतलब पतझड़ के मौसम की जो अबेंडेंस है, प्लेंटीफुल है, प्रचुरता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पर्सोनिफाइज ऑटम एज द रीपर, ग्लीनर एंड साइडर मेकर। इन्होंने इसमें क्या किया है, इसमें इन्होंने ऑटम को पर्सोनिफाइड कर दिया, यानी कि ऑटम को मानवीकरण दे दिया, एक फसल काटने वाले, अनाज बीनने वाले, रस बनाने वाले के रूप में किया है। जब इसको पढ़ेंगे ऑटम को तब समझ में आएगा कैसी बात है। तो एंड नेक्स्ट है ओड ऑन अ मेलनकली, ठीक है। तो ये भी आपका ध्यान रखना है, ये भी इनका ओड है जो जॉय एंड ब्यूटी विद इनएविटेबल शोरों के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ओड टू शाइकी, इसके बारे में भी याद रखना है। ट्रिब्यूट टू द ग्रीक गॉडेस ऑफ द सोल, ये एक ट्रिब्यूट है, ठीक है। ओड टू शाइकी जो है ये आत्मा, यानी कि ये जो ग्रीक गॉड की जो सोल है साइकी को समर्पित है, एक ट्रिब्यूट है। उसके बाद अदर है 1819 में इनका मास्टरपीस आया था 1819 में, जैसे कि द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ला बैलेड एम सेंस मर्से, जो कि एक बैलेड है। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस ये एक रोमांटिक नैरेटिव पोयम है, रिच विद मिडिवल इमेजरी दिखाता है। फिर नेक्स्ट पे आएंगे द बैलेड एम सेंस मर्सी, ये बैलेड है, बैलेड ऑफ लव, सेडक्शन एंड अबेंडनमेंट के बारे में दिखाता है। उसके बाद आपका हाइपीरियन या द फॉल हाइपीरियन, ये अनफिनिश्ड एपिक्स है इनके अबाउट द फॉल ऑफ द टाइटन्स के फॉल के बारे में इन्होंने बताया है, जो कि ये दोनों अधूरी है, अनफिनिश्ड है, ठीक है। और ये मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट पे भी बेस्ड है, तो ये ध्यान रखना है। एंड फाइनल वॉल्यूम की अगर बात करें तो इनका जो फाइनल वॉल्यूम 1820 में इनका मतलब लास्ट कलेक्शन था, जैसे कि लामिया है, इशाबेला है, द ईव ऑफ सेंट एग्नीश है एंड अदर पोयम है। फिर लेगेसी है, हेल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगल वॉल्यूम्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो ये ध्यान दोनों रखना है, ठीक है। मतलब अगर लेगेसी में देखें तो इस कलेक्शन को इंग्लिश पोइट्री के इतिहास में सबसे महान कलेक्शन में से एक माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर की लिटरेरी कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम नोट्स की बात करेंगे तो अगर बात की जाएगी ना कि कीट्स किससे किससे जुड़े हुए हैं, जब भी बात ये वर्ड्स आ जाए ना, ये की पॉइंट्स की वर्ड्स आ जाए ना, तो ध्यान रखना इससे कीट्स जुड़े हुए हैं। जैसे कि कीट्स पे हेलेनिज्म का प्रभाव था कीट्स पर। हेलेनिज्म मतलब ग्रीक का प्रभाव था, ग्रीक का अफेक्ट था इन पर, यानी कि डीप इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक आर्ट एंड मिथ सीन इन एंडीमियन ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, मतलब कीट्स पर किसका प्रभाव था, ग्रीक आर्ट का प्रभाव था, ये ध्यान रखना है। ग्रीक आर्ट का, संस्कृति का, पौराणिक कथाओं का गहरा प्रभाव था कीट्स पर। हेलेनिज्म, ये ध्यान रखना, यानी कि ग्रीक प्रभाव था इनके ऊपर। और ये इनकी जो कंपोजिशन थी, जैसे कि एंडीमियन, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये क्लियरली हमें देखने को मिलता है कि हाँ, इनका कीट्स पर ग्रीक का प्रभाव था, ग्रीक आर्ट का। दूसरे जो टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, नकारात्मक क्षमता। तो एबिलिटी टू एक्सेप्ट अनसर्टिनिटी विदाउट सीकिंग लॉजिकल रेजुलेशन, क्वाइंड इन लेटर 1817 शेक्सपियर एज मॉडल। तो ये याद रखना है 21 दिसंबर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1817 एक लेटर में इन्होंने इसको क्वाइन किया था, इस वर्ड को, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेगेटिव कैपेबिलिटी के बाद में अलग से। बस इतना है आज की जान ले कि ये कीट्स ने इसको क्वाइन किया था। कहाँ क्वाइन किया था, तो 21 दिसंबर 1817 में एक लेटर में इन्होंने क्वाइन किया था इसका, ठीक है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनसर्टिनिटी, मिस्टीरीज एंड डाउट्स को बिना किसी तार्किक समाधान या कारण की तलाश किए आप उसको स्वीकार करने की क्षमता ही कहलाती है नेगेटिव कैपेबिलिटी या नकारात्मक क्षमता। तो कीट्स ने ये शब्द जो है 1817 में एक लेटर में क्वाइन किया था, और इसमें इन्होंने शेक्सपियर का सबसे बड़ा उदाहरण मानते हैं, ठीक है, शेक्सपियर को इसका मॉडल मानते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी का, कि अगर किसी ने नेगेटिव कैपेबिलिटी को फॉलो किया है तो वो है शेक्सपियर। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अगला जो वर्ड है ना, सेंसुअसनेस के लिए जाने जाते हैं कीट्स, ठीक है, रिच इमेजरी अपीलिंग टू ऑल सेंसेस, हॉलमार्क ऑफ कीट्स पोइट्री। तो ये ध्यान रखना है, सेंसुअसनेस यानी कि कीट्स की पोइट्री की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी जो समृद्ध कल्पना है, यानी कि जो सभी 5 इंद्रियां जैसे देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, इन सभी को क्या करता है, वो आकर्षित करता है उनकी जो पोइट्री होती है, यानी कि सेंसुअस पोइट कहलाते हैं वो। उनकी पोइट्री में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है।
जैसे कि अगर हम पोइट्री देख रहे हैं तो हम बाकी कुछ मतलब बहुत कुछ ऐसा हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं ना वो सब आकर्षित होगी उनकी पोइट्री से। अगला जो है एस्केपिज्म वर्सेस रियलिटी, डिज़ायर टू एस्केप पेन वर्सेस कन्फ्रंटेशन विद ट्रुथ, ओड टू अ नाइटिंगेल। तो अगला जो है इसमें जीवन के दर्द और पीड़ा से बचने की इच्छा और उसका सामना करने की सच्चाई के बीच संघर्ष, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, ओड टू अ नाइटिंगेल इसमें प्रमुख है, मतलब ओड टू अ नाइटिंगेल इसी पर बेस्ड है। ठीक है, एस्केपिज्म एंड रियलिटी पर, यानी कि रियलिटी चीज़ें भी दिखाते हैं, यानी कि जीवन के दर्द और पीड़ा से बचने की जो इच्छा है, जो उसका सामने करने की सच्चाई के बीच एक संघर्ष दिखाया जाता है, वो जो कि ओड टू अ नाइटिंगेल में इन्होंने दिखाया है। फिर अगला है आर्ट्स इमॉर्टैलिटी, कला की अमरता, आर्ट सर्वाइव ह्यूमन मोर्टैलिटी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। तो जो आर्ट है यानी कि ये जो विचार है ना, ये कला नश्वर मनुष्य से अधिक समय तक जीवित रहती है। यानी कि जो कला है, इंसान तब तक जीवित नहीं रहेगा लेकिन कला हमेशा रहेगी, ये चीज़ बोल रहे हैं, जो इन्होंने ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में काफ़ी अच्छे से बताया। अभी हम पढ़ने वाले, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्यूटी, ट्रूथ एंड जॉय, इंटरकनेक्टेड वैल्यू इन कीट्स फिलोसफी, कोर रोमांटिक आइडियल। तो ये ध्यान रखना है, ब्यूटी, ट्रूथ एंड जॉय, ये कीट्स के दर्शन में ये तीनों मूल एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, हमें पोइट्री में देखने को मिलता है। ठीक है, लव एंड पर्सनल लाइफ की बात करेंगे, जल्दी चलते हैं। तो अब फैनी ब्राउन एक नाम आता है इनका, शादी नहीं करते हैं इनसे। ठीक है, फैनी ब्राउन नाम आता है। तो मेट इन 1808, इंटेंस बट ट्रेजिक रोमांस ड्यू टू किड्स इलनेस एंड पॉवर्टी, मेनी लव पोएम्स एंड लेटर्स इंस्पायर्ड बाय हर सर्वाइव। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि फैनी ब्राउन नाम आता है, गर्लफ्रेंड बोल सकते हो, बिलवेड बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये फैनी ब्राउन है, जिससे किड्स 1818 में फैनी से मिले थे और किड्स की बीमारी और गरीबी के कारण इनका जो प्रेम संबंध था वो बहुत ज़्यादा गहन और दुखद रहा। ठीक है, फैनी से ये इंस्पायर होकर इन्होंने कई लव लेटर्स भी लिखे, कई पोएम्स भी लिखे जो आज भी फेमस हैं, ये ध्यान रखना है। इलनेस एंड डेथ एंड पॉस्थुमस फेम की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टेड ट्यूबरक्लोसिस 1819 टू 8020। तो ये ध्यान रखना है कि इनकी जो डेथ हुई है ना, वो इनको क्या हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। ठीक है, इनकी बीमारी क्या थी, ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि इनको भी टीबी हो गया था, ये भी टीबी से पीड़ित थे जैसे कि इनकी मदर थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर एडवाइज अ वार्मर क्लाइमेट, मूव टू रोम 8020 विद फ्रेंड जोसेफ सेवरन, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जब इनको ये टीबी हो गया ना, तो डॉक्टर ने इनको क्या किया, सजेस्ट किया कि आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे गर्म जलवायु रहे। तो डॉक्टर ने इन्हें ना गर्म जलवायु में रहने की सलाह दी, इसलिए ये क्या किए, 1820 में अपने दोस्त जोसेफ सेवरन के साथ रोम चले गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर डेथ कब हुई, 23 फरवरी 1821 में, एज 25। उसके बाद 23 फरवरी 1821 के मात्र 25 साल की उम्र में रोम में इनका निधन हो गया। इनको कहाँ पे दफनाया गया, तो प्रोटेस्टेंट सेमेट्री रोम में। ठीक है, तो वहीं रोम के प्रोटेस्टेंट कब्रिस्तान में इनको दफनाया गया, ये ध्यान रखना। एपिटैफ पे लिखा गया है, एपिटैफ पे इनका नाम नहीं लिखा गया है एपिटैफ पे, यानी कि जो समाधि लेख है जो इनकी कब्र के ऊपर जो बना नहीं रहता, पत्थर का पूरा बना देते हैं घर नुमा, तो वहाँ पे लिखा जाता है कि नाम है ये शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर कब पैदा हुए, मतलब बर्थ एंड डेथ दोनों रहता है। लेकिन इनके एपिटैफ पे इनका नाम नहीं था, नाम की जगह पे क्या था, हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, ये सिम्बॉलिशिंग ट्रांजियंस। तो ठीक है, यहाँ पे ये लिखा था कि उनकी कब्र पर उनका नाम नहीं था, बल्कि ये एक मार्मिक लाइन लिखा था, हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, यहाँ वह लेटा है जिसका नाम पानी पर लिखा है। यानी कि ये दिखा रहा है कि बहुत छोटे, बहुत मोमेंटम जीवन का प्रतीक दिखा रहा है कि बहुत ही कम समय में वो जी के चले गए। तो ये है। और शैली ने लिखा है एलिजी एडोनिस 1821 रिटन इन हिज मेमोरी। और उसके बाद क्या हुआ कि शैली अपने दोस्त, मतलब पीबी शैली ने अपने दोस्त कीट्स की याद में एडोनिस लिखा 1821 में, जो कि एक एलिजी था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी और अगर देखें तो ठीक है, किड्स प्लेस इन लिटरेचर में किड्स की जगह क्या थी, किड्स का जगह क्या था, बहुत शॉर्ट लाइफ थी, लास्टिंग इम्पैक्ट था, यानी कि बहुत छोटा जीवन था लेकिन अस्थायी प्रभाव था। हिज फाइनेस्ट वर्क्स वर रिटन बिटवीन 1819। उनकी जो सबसे फाइनेस्ट वर्क्स, उनके जो थे सर्वश्रेष्ठ, उनकी जो रचनाएं थी वो 1818 और 1819 के बीच केवल 2 वर्षों में लिखी गई थी। अगर पूछा जाए कि फाइनेस्ट वर्क उनके कब से कब तक लिखे गए हैं, तो 1818, 1819,
इन 2 वर्षों के बीच में लिखी गए हैं। क्रिटिकल ग्रोथ की बात अगर करें, आलोचनात्मक विकास की बात करें, तो इवॉल्व फ्रॉम अर्ली ओवर डेकोरेटिव स्टाइल एंडीमियन एंड मेच्योर फिलोसफिकल डेप्थ ओड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब उन्होंने अपनी शुरुआती जो उनके जो वर्क थे, शुरुआती जो उनके ओवर डेकोरेटिव स्टाइल में उन्होंने एंडीमियन को लिखा था, तो उससे विकसित होकर उन्होंने फिर एक मेच्योर फिलोसफिकल डेप्थ ओड्स तक सफ़र किया। एंडीमियन से लेके ओड तक का उनका सफ़र था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर रोमांटिक आइडियलिज्म, किट्स कंबाइन सेंसुअस इमेजरी विद मेटाफिजिकल रिफ्लेक्शन, ये ध्यान रखना है। तो किट्स ने मतलब किट्स की जो पोइट्री में हमें क्या देखने को मिलता है, सेंसुअस, ठीक है, इमेजरी, ये देखने को मिलता है विद मेटाफिजिकल रिफ्लेक्शन के साथ। तो ये ध्यान रखना है। मतलब किट्स का जो इंद्रिय बोधक कल्पना को गहन आध्यात्मिक चिंतन के साथ जोड़ा, जो उन्हें क्या बना देता था, एक अद्वितीय, ये ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाएंगे एग्जाम के लिए। मैंने यहाँ पे ये भी डाल दिया कि फ्रीक्वेंटली आस्क एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए कि हु क्वाइंड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, तो जॉन किट्स, ये ध्यान रखना है। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे जो अभी मैंने अर्ली इनकी लाइफ के बारे में बताया। विच डिजीज़ की डिड किड्स सफ़र फ्रॉम, तो किस बीमारी से ये जूझ रहे थे, तो ट्यूबरक्लोसिस को टीबी ही कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ एंडीमियन का ओपनिंग लाइन क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये ध्यान रखना है। इन विच सिटी डिड किड्स डाई, तो किस सिटी में किड्स की डेथ हुई, रोम, इटली, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हु रोट द एलेजी एडोनिस ऑन किड्स डेथ, तो किसने लिखा है किड्स की डेथ पर एक एलेजी एडोनिस नामक, तो पर्सी बायशी शैली ने लिखा है। विच पोएम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, तो ये किस पोएम की लास्ट लाइन है, ये ध्यान रखना, ये एंडिंग लाइन है। ठीक है, ये एंडिंग लाइन है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद और भी देख लेंगे। किड्स बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, तो सेकेंड जनरेशन, जैसे मैंने ऊपर बताया। व्हाट वाज किड्स प्रोफेशन बिफोर ही बिकेम अ फुल टाइम पोएट, तो ही वाज अ लाइसेंस अपोथिकरी, जब वो पूरी तरह से पोएट नहीं बने थे, उसके पहले उनका फुल टाइम प्रोफेशन क्या था, तो वो एक लाइसेंस अपोथिकरी यानी कि एक सर्जियन या फार्मासिस्ट थे, ये ध्यान रखना है। तो इससे जो भी मैंने बताया ना, जो इनके अर्ली लाइफ के बारे में हमने जाना, इससे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, इससे और भी क्वेश्चन बने, तो उनकी बिलेबेड जो थोड़ा बहुत उनका चला था, तो वो फैनी ब्राउन थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं पोयम पे। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नहीं बताया, इस पोयम में ना 5 स्टैंजा है। ठीक है, 5 स्टैंजा है इस पोयम। ये जो पोयम है ओड ऑन अ ग्रेशियन हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें 5 स्टैंजा है और पर स्टैंजा, ये भी ध्यान रखना है, जो पर स्टैंजा है वो 10 लाइन्स का है। ठीक है, 10 लाइन्स की आई थिंक है, एक बार मैं काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 लाइन की है। सेकेंड स्टैंजा यहाँ पे हो जा रहा है, 10 लाइन की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यानी कि 5 स्टैंजा में ये ओड है आपका, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, पर स्टैंजा 10 लाइन्स का है बच्चे, ये ध्यान रखना। आते हैं हम पोएम पे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब पोएम को बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न को हम देखेंगे बाय जॉन किट्स 1819। ठीक है, तो स्टैंजा फर्स्ट हम देखने वाले हैं। स्टैंजा फर्स्ट में ये क्या बोलते हैं, कहते हैं ये कलश है जो मैंने ऊपर बताया। ठीक है, वो कलश है, मैं ओ गॉड शायद मुझसे पढ़ नहीं पा रहा है, कुछ इस तरह का कलश है, बड़ा सा कलश है, उसी कलश को ये एड्रेस करके बोल रहे हैं। ओड है तो एड्रेस किया जाएगा इसी कलश को। इस पे बहुत सारी चित्रकारी की गई है। ठीक है, बहुत सारी चित्रकारी है। अब यहाँ पे बोला क्या है, ग्रेशियन, ग्रेशियन मतलब ग्रीक, अर्न मतलब वो कलश। ये जो कलश है ना, ये ग्रीक के बारे में बता रहा है। कलश मतलब इस पे जो चित्रकारी की गई है, जो पेंटिंग नहीं बोल सकते, जो आर्ट किया गया है। ठीक है, जो आर्ट किया गया है, यानी कि वो चित्रकारी दिख रही है। आप पेंटिंग देखते हो ना, हाँ पेंटिंग्स ही बोल सकते हैं, जो चित्रकारी की गई है, सब कुछ हमें देखने को मिलता है उसमें, जो आर्ट की गई है कलश पर। यानी कि ये ग्रीक के बारे में वो आर्ट हमें बता रहा है कि ग्रीक के बारे में, यानी कि ग्रीक की सारी चीज़ें इस कलश पर कुरेदी गई है, लिखी गई है नहीं बोल सकते, आर्ट की गई है, क्रिएट की गई है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी ओड है तो इसी कलश को ही ये एड्रेस करके सारी पोयम अपनी बोल रहे हैं, अपने दिल की बात जो इनके दिमाग में इस कलश को देख के आ रहा है, सब कुछ ये कलश को देख के बोल रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये बोलते क्या है कलश को देखकर। कहते हैं, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। यहाँ पे कह रहे हैं पोएट जो हैं, जो हमारे कीट्स हैं, पोएट कह रहे हैं अपने पुराने यूनानी क्लश को देखकर उसे एड्रेस कर रहे हैं। ये जो क्लश है ना, ये जो आपका अर्न है, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, ये जो अर्न है ना, ये एक इनका ओल्ड क्लश है, ठीक है, ओल्ड क्लश है जो इनके सामने पड़ा हुआ है, वहीं पे है, और पोएट उन्हें देखकर एड्रेस कर रहे हैं, इसे देखकर एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। मतलब वह क्लश को क्या कह रहे हैं, अनरेविस्ड ब्राइड कह रहे हैं। अनरेविस्ड ब्राइड मतलब क्या होता है, शांति की अछूती दुल्हन, जिसको अभी किसी ने छुआ तक नहीं हो, उसे बोला जाता है। यानी कि इन्होंने उस क्लश को क्या कहा है, अनरेविस्ड ब्राइड कहा है, यानी कि शांति की अछूती दुल्हन, ऐसी दुल्हन जिसको अभी छुआ नहीं गया है और बहुत ही शांत है, ठीक है। इसका मतलब कलश जो है वो सदियों से शांत और सुरक्षित है उस जगह पर, जहाँ पे भी ये कलश है सदियों से वो शांत उसी जगह पर बैठा है और बहुत ही सेफ है, सुरक्षित है। ना ही इस कलश को टाइम ने छुआ है और ना ही आज, मतलब इसको टाइम ने भी नहीं छुआ है। यानी कि टाइम क्या होता है, जैसे कि हम टाइम के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं ना, बचपन हुआ, फिर यूथ हमारा आता है, फिर हमारा बुढ़ापा, टाइम के साथ साथ हर चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन ये जो क्लश है, ऐसा लग रहा है ये सदियों से इसी जगह पर पड़ा हुआ है, शांत है और सुरक्षित है, इसे टाइम ने नहीं छुआ है। मतलब बदलना चाहिए ना टाइम के साथ, लेकिन ये टाइम के साथ बदला भी नहीं, वैसे के वैसे बना है, और ये आज भी उतना ही पवित्र है, उतना ही शुद्ध है जब से ये रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोएट बोल रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे कहते हैं कि दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। अब वो उसे क्या कह रहे हैं, उस कलश को क्या कह रहे हैं कि मौन और धीमे समय का पाला हुआ ये बच्चा है। मतलब ये कैसा है, ये मौन है, बहुत शांत है, और धीमे समय यानी कि कोई जो टाइम चल रहा, बहुत धीमे चल रहा है, उसका पाला हुआ बच्चा है। इसका मतलब ये हो कि कलश को मौन और समय ने मिलकर क्या किया, पाला पोसा है। जो शांति है और जो टाइम है, इस कलश को क्या कर रहे हैं ये लोग पाले पोसे हैं और संरक्षित किए हैं, कुछ होने नहीं दिए, वैसे के वैसे बना हुआ है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, सिल्वियन हिस्टोरियन हु कैंस्ट दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम। फिर आगे क्या कहते हैं, दो लाइन करके समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आगे पोएट कलश को क्या कह रहे हैं, सिल्वियन हिस्टोरियन कह रहे हैं। ये किसे कह रहे हैं, कलश को कह रहे हैं तुम क्या हो, सिल्वियन हिस्टोरियन, यानी कि जंगल का इतिहासकार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर जो चित्रकारी की गई है, इस पर जो चित्र बने हैं, जो जंगल बने हैं, जो नेचर से जुड़ी किसी पुरानी कहानी को बयान कर रहे हैं। यानी कि इस पर जो चित्रकारी की गई है, नेचर वगैरह बना है, पेड़ पौधे बने हैं और जंगल वगैरह सब इस पे बना हुआ है। ये मानो ऐसा लग रहा है, ये जो पिक्चर मैं देख रहा हूँ ना, इसके अंदर जो चित्रकारी की गई है मैं देख रहा हूँ, तो मानो ऐसा लग रहा है कि ये किसी पुरानी कहानी को बयान कर रहे हैं, किसी पुरानी कहानी कह रहे हैं, कोई पुरानी कहानी को बता रहे हैं। तो पोएट का मानना है कि कलश अपनी तस्वीरों के माध्यम से, अपने इस चित्रकारी के माध्यम से, जो उसमें रंगीन यानी कि जो उसमें फ्लावरी टेल है, यानी कि बहुत सारे फूल बने हुए हैं, पेड़ पौधे। अभी जान रहे इस कलश में क्या क्या है, चित्रकारी की गई, नेचर, पूरा नेचर डाल दिया गया इसमें, ठीक है, समझ में आया। अब नेचर में सिर्फ आपके पेड़ पौधे, जंगल, ये सारी चीज़ें ही नहीं है, आदमी औरत सब है इसमें सब बने हुए हैं, ठीक है। तो ये पोएट को लग रहा है कि मानो ये जो इसमें जो चित्र बना हुआ ना जंगल या नेचर का, मानो ऐसा लग रहा है कि कोई पुरानी कहानी बयान कर रहे हो। अब पोएट का मानना ये है कि कलश क्या कर रहा है, अपनी इस तस्वीरों के माध्यम से कोई फ्लावरी टेल सुना रहा है, यानी कि कोई रंगीन कहानी सुना रहा है, जो पोएट की पोयम राइम, मतलब पोएट की जो राइम होती है ना, यानी कि पोएट की जो पोयम होती है, जो पोएट की पोयम की राइम से ज़्यादा मधुर है। समझ में आया, यहाँ तक हम समझ लिए। यानी कि जो पोएट की पोयम की राइम होती है ना, उससे ज़्यादा मधुर है ये जो इसकी फ्लावरी टेल है, जो ये कहानी सुना रहा है अपने पिक्चर के माध्यम से, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट लीफ फ्रिंग्ड लेजेंड, ये समझ में आ गया होगा, देन आवर राइम,
पोएट की जो पोयम की राइम होती है वो ज़्यादा हमें अच्छी लगती है, पढ़ने में एक दूसरे से राइम करते कितना अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये मधुर है। कौन? इसमें जो चित्रकारी की गई है उससे भी ज़्यादा ये मधुर है जो फ्लावरी टेल ये सुना रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, वॉट लिव फ्रिंग्ड लिजेंड हॉर्न्स अबाउट दाई शेप ऑफ डेटीज अरमोटल्स और ऑफ बूथ। ठीक है, फिर आगे कहते हैं इन टेम्पे आर द डेल्स ऑफ आर्केडी। यहाँ तक समझ लेते हैं। तो आगे क्या कहते हैं, वॉट लिव फ्रिंग्ड लिजेंड हॉर्न्स अबाउट द शेप ऑफ डेटीज एंड मॉर्टल्स और ऑफ बूथ इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्केडी। ठीक है, आर्केडी। अब पोएट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब पोएट कह रहे हैं, अब पोएट ना उस पर जो बने चित्र हैं, यानी कि इस कलश पर जो चित्र बना हुआ है ना, उस चित्र को देखकर ये सवाल पूछना शुरू करते हैं पोएट। वो कहते हैं कि तुम्हारे आकार पर पत्तियाँ, यानी कि व्हाट लिव ब्रिंग्ड लेजेंड, यानी कि तुम्हारे आकार पर पत्तियों का जो बॉर्डर है, यानी कि उस कलश पे पत्तियों का कोई बॉर्डर बना होगा, उसे देखकर वो सवाल कर रहे हैं कि जो तुम्हारे आकार पर जो पत्तियों का बॉर्डर है ये कौन सी लेजेंड पर अंकित है, यानी कि कौन सी ये पौराणिक कहानी अंकित है। आखिर ये पत्तियों का मतलब क्या हो, या कौन सी पौराणिक कहानी सुना रही हैं। जो मतलब इस पर जो चित्र है वो क्या है, डेटीज, डेटीज मतलब गॉडेज, देवताओं। ठीक है, देवताओं। आगे क्या कहते हैं कि इस पर जो पिक्चर है वो देवताओं के हैं या फिर कोई मॉर्टल्स के हैं, मॉर्टल मतलब नश्वर मनुष्य के हैं, या फिर दोनों के हैं, और अब बूथ, या फिर दोनों के हैं। फिर आगे कहते हैं इन टेम्पे आर द डेल्स ऑफ आर्केडी, क्या ये जो सीन है ये ग्रीस की, यानी कि ग्रीक की खूबसूरत घाटियाँ, टेम्पे मतलब घाटियाँ होता है। ठीक है, घाटियों की बात किया जा रहा है, घाटियों मतलब क्या ये जो सीन है, यानी कि कलश पर जो सीन है, जो दृश्य है, क्या ये ग्रीक की खूबसूरत घाटियों टेम्पे या आर्केडी का है। आगे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि खूबसूरत घाटियों का नाम है टेम्पे और आर्केडी। तो वो सवाल कर रहे हैं कि उन पत्तियों को बॉर्डर, यानी कि उस कलश पर ना पत्तियों का बॉर्डर भी बना हुआ है, तो उस पत्तियों का बॉर्डर देख के ये सवाल कर रहे हैं आखिर ये कौन सी पौराणिक कहानियाँ सुना रहे हैं जो इस पर अंकित है, और ये जो चित्र है ये किसका है, डेटीज़ का है कि मॉर्टल्स का है, यानी कि देवताओं का है या नश्वर मनुष्य का है, या फिर दोनों का है। फिर आगे कह रहे हैं ये जो सीन है, आगे फिर सीन कह रहे हैं कि ये जो सीन पूरा है ये क्या ग्रीक की खूबसूरत घाटियों के हैं या आर्केडी के हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर आगे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट मेन और गॉड्स आर दीज, व्हाट मेडन्स लॉथ, व्हाट मैड परसूट, व्हाट स्ट्रगल टू स्केप, व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। देखिए सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन वो कर रहे हैं कलश को देखकर नहीं, कलश के अंदर जो सीन बना हुआ है, जो चित्र बना हुआ है उसको देखकर, जो आर्ट बना हुआ है। फिर कह रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। अब यहाँ पे पोएट की जिज्ञासा और बढ़ रही है, वो और तेज़ी से कई सवाल पूछते हैं कि व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, क्या ये लोग गॉड हैं या फिर मेन है, मतलब ये लोग कौन हैं, ये कौन लोग हैं, पुरुष हैं या देवता हैं। व्हाट मेडन्स लॉथ, ये लड़कियाँ इतनी लॉथ क्यों लग रही हैं, लॉथ मतलब अनिच्छुक, ये लड़कियाँ जो इसमें, लड़कियों की जो पिक्चर इसमें बनी हुई है वो इतनी लॉथ क्यों लग रही है, इतनी अनिच्छुक क्यों लग रही हैं। व्हाट मैड परसूट, ये कैसे पागलों वाला पीछा हो रहा है, उसमें कुछ ऐसा पिक्चर बना होगा जो एक दूसरे के पीछे भाग रहे होंगे, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि व्हाट मैड परसूट, ये कैसा पागलों वाला पीछा हो रहा है। व्हाट स्ट्रगल टू स्केप, ये बचने के लिए कैसा संघर्ष है, तो उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया होगा, पिक्चर में ऐसा होगा जो इंसान बच रहा होगा, तो वहाँ पे दिखाया गया कि पूछ रहे हैं, उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये बचने के लिए कैसा स्ट्रगल है। फिर आगे कहते हैं व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, ये कौन सी बांसुरियाँ हैं और डफलियाँ बज रही हैं। तो यहाँ पे पाइप्स मतलब बांसुरी, ठीक है, और टिम्ब्रल्स मतलब होता है जो डफली नहीं बजती है, डफली, ये ध्यान रखना, डफलियाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कौन सी उसमें बांसुरी भी कोई बजा रहा है, कहीं डफली कोई बजा रहा है, तो उसमें भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कौन सी बांसुरियाँ और डफलियाँ बज रही हैं। फिर व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, ये कैसा जंगली उन्माद है, ये सब कैसा लगा, ये सब कैसा जंगली उन्माद सा लग रहा है। तो ये सभी सवाल एक ही तस्वीर बनाते हैं, यानी कि जिसमें बहुत सारी हरकत की गई है, संगीत भी है, तीव्र भावनाएं हैं, लेकिन सब कुछ कलश पर हमेशा के लिए क्या हो गया है, वो जम गया है। यानी कि ये सारी जो तस्वीरें हैं वो सब कुछ कलश पर हमेशा के लिए जम गई है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे आर्ट वर्सेस लाइफ की भी कंपैरिजन की है।
आर्ट जो है, जो इस पे आर्ट बना हुआ वो ज़िंदगी में कभी नहीं जाएगा, वो वैसे के वैसे बना रहेगा जैसे कि ये कलश है, हमेशा की तरह बना है। ठीक है, अनरेविस्ड इन्होंने ब्राइड कहा है, अछूती दुल्हन कहा है। उसी तरह जो लाइफ है वो मोमेंटम है, वो कभी भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने ये बात कही है। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है। फर्स्ट स्टैंजा की बात अगर करेंगे तो फर्स्ट स्टैंजा में इन्होंने अर्न को क्या कहा है, अनरेविस्ड ब्राइड कहा है, ये ध्यान रखना है, अछूती दुल्हन। ये कलश की पवित्रता, शुद्धता को दिखा रहा है, क्योंकि समय ने उसे छू नहीं पाया, यानी कि टाइम इसको नहीं छू पाया, यानी कि समय बीतता गया लेकिन ये वैसे के वैसे बना हुआ है। टाइम के साथ तो हर चीज़ बदल जाती है ना, लेकिन ये नहीं बदला। दूसरा इन्होंने अर्न को यानी कि कलश को इन्होंने सिल्वन हिस्टोरियन कहा है। सिल्वन हिस्टोरियन मतलब जंगल का इतिहासकार। इसका मतलब है कि कलश अपने ऊपर जो भी चित्रों के माध्यम से नेचर और अतीत की कहानी सुनाने वाला है, यानी कि कलश पर जो भी पिक्चर बना हुआ है, जो भी नेचर वगैरह बना हुआ है, उससे ये लग रहा है कि वो अपने पिक्चर के माध्यम से नेचर के बारे में और पास्ट की कहानी सुनाने वाला है। तो इसलिए इन्होंने सिल्वन हिस्टोरियन कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन भी इन्होंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। तो पोएट द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न का एक रहस्य, मिस्ट्री का माहौल बनाता, दिखाता है कि कलश पर जो बना दृश्य है, जो सीन है, वो हमेशा के लिए क्या हो गया, टाइमलेसनेस हो गया है। यानी कि कलश पर जो सीन बना हुआ है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा के लिए स्थिर हो गया है। तो ये थे। अब सेकेंड स्टैंजा में आ जाएंगे हम। पर स्टैंजा हम समझेंगे उसके की फैक्ट, यहाँ पे क्या था, उसके कुछ की पॉइंट्स को समझेंगे कि किस चीज़ की उन्होंने किसकी कंपैरिजन किससे की है। अब सेकेंड स्टैंजा में ये क्या कह रहे हैं, सेकेंड स्टैंजा में आ गए हम लोग। ठीक है, सेकेंड स्टैंजा में कह रहे हैं कि हार्ड मिलोन, उसी कलश के बारे में ही सब कुछ बात हो रही है, पूरी पोयम ये कलश के बारे में, जो कलश पर जो चित्रकारी की गई है ना, नेचर वगैरह सब कुछ बना हुआ है जो उस पर, उसी को देखकर ये सारी बातें कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, हार्ड मिलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर एंडर्ड। ठीक है, पाइप टू द स्पिरिट डेट इज ऑफ नो टोन। अब आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपकी सेंसुअस आपको आकर्षित कर रहे होंगे, देखना सुनना आकर्षित हो रहे होंगे आप, तो ये होती है सेंसुअस पोइट्री। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो संगीत हम अपने कानों से सुनते हैं, यानी कि हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड, यानी कि जो संगीत हम अपने कानों से सुनते हैं वो बहुत मधुर होता है, लेकिन जो संगीत हम सुन नहीं सकते, यानी कि जो अनहियर्ड है, जो संगीत हम सुन नहीं सकते, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो और भी ज़्यादा मधुर होती है, यहाँ पे उन्होंने बताया। इसलिए वो कलश पर बने चित्र में मौजूद बांसुरियों, यानी कि सॉफ्ट पाइप की बात करते हैं। ठीक है, कहाँ गया, पाइप की बात करते हैं, पाइप मतलब यहाँ पे बांसुरी। ठीक है, यानी कि जो कलश पर बांसुरी वगैरह बनी हुई है, तो उन्होंने उस बांसुरी की बात किया है कि कलश पर जो बने चित्र में मौजूद जो बांसुरी है, उस बांसुरी से कहते हैं कि तुम बजती रहो, यानी कि कलश पर जो बांसुरी बनी हुई है उस बांसुरी से कह रहे हैं कि तुम बजती रहो, लेकिन शरीर के कानों के लिए नहीं बजो, सेंसुअल ईयर के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए बजो, हमारी आत्मा के लिए, हमारी आत्मा के लिए बिना आवाज़ वाले गीत गाओ, यानी कि डेट इज़ ऑफ नो टोन, जिसमें कोई टोन ना हो। उस बांसुरी से कह रहे हैं जो कलश पर बनी हुई है, उस बांसुरी से कह रहे हैं कि तुम बजती रहो, लेकिन शरीर के कानों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए तुम बिना आवाज़ वाले गीत गाओ। ठीक है, उस बांसुरी से कह रहे हैं जो कलश पर बनी हुई है। आगे क्या कहते हैं, फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दाउ कैंस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं अब पोएट क्या कलश पर बने एक फेयर यूथ को देख रहे हैं। ठीक है, अब उस कलश पर ना एक सुंदर युवक भी बना हुआ है, तो उस युवक पर की नज़र, मतलब उस फेयर यूथ पर नज़र पड़ी, अब उसे डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि दाई सॉन्ग नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, यानी कि पोएट कलश पर बने एक फेयर यूथ को डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, एक सुंदर युवक को एड्रेस कर रहे हैं जो पेड़ के नीचे संगीत बजा रहा है। ठीक है, वो कहते हैं जो पेड़ के नीचे संगीत बजा रहा है, वे कहते हैं तुम अपना गीत गाना कभी बंद नहीं कर सकते, और ना ही तुम्हारे ऊपर ये पेड़ कभी अपने पत्ते गिरा सकते हैं, यानी वहाँ कभी पतझड़ नहीं आएगा। तो उस कलश पर बना हुआ क्या है, ठीक है, उस कलश पर क्या बना हुआ है, मतलब बहुत सारे चित्र बने हुए हैं नेचर वगैरह, और वहाँ पे एक पेड़ के नीचे एक आदमी बांसुरी बजा रहा है, वहाँ पे ये भी बना हुआ है। तो उस आदमी को वो डायरेक्ट कह रहे हैं, डायरेक्ट एड्रेस इस आदमी को कह रहे हैं कि एक सुंदर युवक को डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं जो पेड़ के नीचे अपना संगीत बजा रहा है। तो ये आदमी को कह रहे हैं कि तुम अपना गीत गाना कभी बंद नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे रहोगे
जैसे तुम गीत गा रहे हो ना, ऐसे ही गीत गाते रहोगे। ना ही तुम्हारे ऊपर ये जो पेड़ है ना जिसके नीचे तुम बैठे हो, ये पेड़ भी कभी अपना पत्ता तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा सकता। यानी वहाँ पे इस पिक्चर में कभी पतझड़ आएगा ही नहीं, तो पत्ता कहाँ से गिरेगा। यानी कि जो ये आर्ट है हमेशा के लिए रह जाएगा। जैसे जैसे इसमें चीज़ें बनाई गई हैं वो कभी कभी इधर से उधर तक नहीं होने वाली है। जैसे इसमें बनी है वैसे वैसे हमेशा ज़िंदगी भर रहेगी। समझ में आ रहा है ना भाई। कोई पिक्चर कोई पेंटिंग हम बना देंगे तो वैसे के वैसे रहेगा ना। वो जिसमें जो भी औरत आदमी या बांसुरी कोई बजा रहा है तो वो हमेशा बजाते रहेगा, उसमें हमेशा देखेंगे हम, वो कभी ख़त्म थोड़ी ना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे किड्स कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आगे भी देख लेते हैं। बोल्ड लवर नेवर नेवर कैंस्ट दाउ किश, दाउ विनिंग नियर द गोल एट, डू नॉट ग्रीव, सी कैन नॉट फेड दो दाउ हैस्ट नॉट दाई ब्लिश, फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड सी बी फेयर। आगे क्या कह रहे हैं, फिर उनकी नज़र किस पर पड़ती है, इस पे तो पड़ गई, एक फेयर यूथ पर पड़ी तो उन्होंने फेयर यूथ को ये बोला। अब आगे इनकी नज़र किस पे पड़ती है, बोल्ड लवर पे पड़ती है। यानी कि फिर पोएट की एक साहसी प्रेमी को देखते हैं, उसमें एक प्रेमी प्रेमिका भी है। इस कलश पर ना जो चित्र बना है उसमें एक प्रेमी प्रेमिका की भी चित्र बना हुआ है। तो उनकी नज़र ना एक बोल्ड लवर पर पड़ती है, एक यानी कि एक साहसी प्रेमी पर पड़ती है, जो देखते हैं कि अपनी प्रेमिका को वो चूमने ही वाला है लेकिन चूमता नहीं है। बस उसमें बनाया गया है प्रेमी है और प्रेमिका है, प्रेमी बस चूमने ही वाला, इस तरह का पिक्चर बनाया गया उसमें। तो पोएट यहाँ पे एक बोल्ड लवर को देखते हैं जो अपनी प्रेमिका को चूमने ही वाला है। ठीक है, तो पोएट कहते हैं कि तुम अपनी प्रेमिका को कभी भी, यानी कि कभी भी चूम नहीं पाओगे। वही करें, नेवर नेवर कैंस दाउ किस, तुम अपनी प्रेमिका को कभी नहीं चूम पाओगे। दाउ विनिंग नियर द गोल इट, भले ही तुम अपने मंजिल के बिल्कुल करीब हो। कह रहे तुम चूमने ही वाले, तुम अपने मंजिल के बिल्कुल करीब हो लेकिन तुम कभी चूम नहीं पाओगे। डू नॉट ग्रीव, इसका दुख मत करना, फिर भी दुखी मत हो, उसको कह रहे हैं। इसका कारण ये है कि तुम्हारी जो प्रेमिका है, सी कैन नॉट फेड, तुम्हारी जो प्रेमिका है वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, कभी बदसूरत नहीं होगी, वैसे की वैसे बनी रहेगी। भले ही तुम्हें वो अपना परम आनंद यानी कि अपना वो किश कभी ना मिले, लेकिन तुम्हारी जो प्रेमिका है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी, कभी फेड नहीं होगी। भले ही वो तुम्हारा जो ब्लिस है, दो दाउ हैस्ट नॉट ब्लिस दाई ब्लिस, ब्लिस मतलब आनंद, आनंद मतलब यहाँ पे आनंद की किसकी बात किया है, किस की, किस करने जा रहा है बट किस नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे यही बोल रहे हैं, भले ही तुम्हें अपना परम आनंद यानी कि वो किस कभी ना मिले, तुम हमेशा उससे प्रेम करते रहोगे। फॉर एवर विल्ट दाउ लव, तुम हमेशा अपनी प्रेमिका से प्रेम करते रहोगे। सी एंड सी बी फेयर, और वो हमेशा सुंदर बनी रहेगी। समझ में आया। तो इस तरह वो कलश पर प्रेमी प्रेमिका को देखते हैं जो किस करने वाला है और उसको इस तरह बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं की पॉइंट्स। इसमें यही है कि अनहियर्ड मेलोडीज, आर्ट्स, इमेजिन परफेक्शन, रियल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो हमारी कल्पना की दुनिया है वो वास्तविक अनुभव से कहीं ज़्यादा उत्तम और आदर्श होती है। हमारी जो कल्पना की दुनिया होती है, जो हमारे रियल जो अनुभव होते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो हम सोचते हैं, मतलब कला में जो हम सोचते हैं वो असलियत से बेहतर होता है। कला में चीज़ें जैसा हम सोचेंगे वैसा बना देंगे, लेकिन असलियत में नहीं कर सकते। ये चीज़ें इन्होंने बताई है। इटर्नल लव, ब्यूटी फ्रोजन इन टाइम, जॉय विदाउट डीके। ठीक है, इटर्नल लव के बारे में बताया है। कलश पर वहाँ पे एक इटर्नल लव है, सुंदरता है, हमेशा के लिए समय में जम गया है। जो कलश पर जो लव को दिखाया गया है, जो बिलवेड है, यानी कि वो हमेशा के लिए वैसे बने रहेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये एक ऐसा ब्लिश है, ऐसा आनंद है जिसका कभी अंत या क्षय नहीं होगा। भले ही वो अधूरा हो, वो किस अधूरी हो गई, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ये चीज़ें इन्होंने इसमें बताई है। ठीक है, अब स्टैंजा थर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, अब स्टैंजा थर्ड में पोएट क्या कह रहे हैं और किस चीज़ को देख रहे हैं। वो कलश पर कह रहे हैं, हैप्पी हैप्पी बक्स दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉर एवर बीट द स्प्रिंग अ ड्यू। फिर कह रहे हैं, एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियरीड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स ऑफ फॉर एवर न्यू। अब यहाँ पे जो पोएट हैं, जो हमारे किड्स हैं, पोएट हैं, वो खुशी से चिल्लाते हैं, कहते हैं, कितनी खुशकिस्मत है ये डालियाँ, कितनी खुशकिस्मत है ये डालियाँ। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा ना, डालियाँ, सही है। हैप्पी बक्स यानी कि कितनी खुशकिस्मत हैं ये डालियाँ जो अपनी पत्तियाँ कभी गिरा नहीं सकती। दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, जो कभी अपनी पत्तियाँ गिरा नहीं सकती। नॉर एवर बीट द स्प्रिंग अ ड्यू, और ना ही कभी वसंत को अलविदा कह सकती हैं। मतलब उस कलश पर जो पत्ती वगैरह बना हुआ है, जो पेड़ बना है, जो पत्ती है, तो उसमें कह रहे हैं
कि कितनी खुशकिस्मत है ये डालियाँ जो कभी अपनी पत्तियाँ नहीं गिरा पाएंगे। रियल लाइफ में देखेंगे तो पत्ती जब पतझड़ आपका जो ऑटम आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो पत्तियाँ सब गिर जाती हैं, लेकिन उसमें तो कभी आएगा ही नहीं वो स्प्रिंग सीजन, कभी बसंत आएगा ही नहीं, ना पत्तियाँ गिरेंगी, वो हमेशा हमेशा वैसे ही बनी रहेंगी। ठीक है, फिर आगे कहते हैं एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड, और वह उस मेलोडिस्ट को भी खुशकिस्मत बताते हैं जो उसमें गा रहा है। मेलोडिस्ट है जो संगीतकार है उस पिक्चर में, उसको भी वो कह रहे हैं वो भी बहुत खुशकिस्मत है जो कभी थकेगा ही नहीं, अनवेरिड रहेगा, वो ऐसे ही गाता रहेगा, ज़िंदगी भर ऐसे ही बांसुरी लेके पड़ा रहेगा, गाता रहेगा, वो कभी थकेगा नहीं। रियल लाइफ में अगर कोई गाएगा बांसुरी लेके तो थक जाएगा एक टाइम पर, लेकिन वो ज़िंदगी भर वैसे के वैसे बना रहेगा। ठीक है, और क्या करेगा, और हमेशा नए नए गीत बजाता रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, और हमेशा नए नए गीत बजाता रहेगा, ये ध्यान रखना है। आगे क्या बोलते हैं, मोर हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड। ठीक है, इंजॉयड। आगे कहते हैं, यहाँ तक देख लेते हैं, अच्छा यहाँ तक देख लेते हैं, फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग तक देख लेते हैं। अब पोएट क्या कहते हैं यहाँ से, मोर हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग। आगे पोएट कहते हैं कि कलश पर मौजूद ये जो शाश्वत प्रेम है, ये जो इटर्नल प्रेम दिखाया गया कलश पर, ये जो इटर्नल प्रेम दिखाया गया है, अब उसकी कंपैरिजन ये किससे कर रहे हैं, जो सांस लेते मनुष्य हैं, जैसे कि हम मनुष्य हैं, हमसे कर रहे हैं। यानी कि जो सांस लेते हुए मनुष्य का जो जुनून है उनसे कहीं बेहतर है। यानी कि कलश पर जो प्रेम दिखाया गया, जो बिलबेड को दिखाया गया, जो प्रेम उसमें दिखाया गया है, जो अगर वास्तविक दुनिया की बात करें, वास्तविक दुनिया का जो प्रेम है उससे कहीं बेहतर है, क्योंकि वास्तविक दुनिया का जो जुनून है, जो प्रेम है, वो हमें एक ना एक दिन बहुत दुखी देता है, बहुत हाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक मिनट, अच्छा यहाँ तक हमें पहले मुझे ये बताना है, मोर हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग। पहले इसको देख लेते हैं, मैं दूसरा बताने लगी थी, यहाँ नीचे वाला। यहाँ पे जो पोएट कह रहे हैं ना, यहाँ पे पोएट कलश पर जो प्रेम की दुनिया, यानी कि कलश पर जो प्रेम, जैसे दो बिलबेड हैं, एक दूसरे को वो किस करने जा रहा है, तो जो प्रेम के बारे में जो कलश में दिखाया गया, कलश की पिक्चर में है, जो प्रेम को चित्रित किया गया है, उसको ना सबसे खुशकिस्मत प्रेम कहते हैं, सबसे खुशकिस्मत हैप्पी लव के रूप में देखते हैं पोएट हमारे, कहते हैं ये सबसे हैप्पी लव है। और इनका जो प्रेम है ना हमेशा गर्मजोशी से भरा रहेगा, यानी कि फॉर एवर वार्म, हमेशा इनका प्रेम गर्मजोशी से भरा रहेगा। यानी कि जैसे रियल लाइफ में देखेंगे तो प्रेम एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाता है ना, अगर देखते हो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, लेकिन इनका जो प्रेम है, इनका प्रेम हमेशा बना रहेगा। इसलिए इन्होंने जो पोएट्स है ना, इनके प्रेम को क्या कहा है, हैप्पी लव कहा है। इनका प्रेम हमेशा गर्मजोशी से भरा रहेगा, फॉर एवर वार्म रहेगा, इसका आनंद हमेशा लिया जा सकेगा, ये हमेशा उत्साह में हाफता हुआ, फॉर एवर पेंटिंग, ये हमेशा उत्साह में हाफता हुआ रहेगा और हमेशा जवान रहेगा। क्या, ये प्रेम, ये प्यार। अगर रियल लाइफ में देखें तो प्यार एक टाइम पे आके ख़त्म होता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि नहीं ख़त्म, लेकिन किड्स का मानना है कि अगर पिक्चर में देखेंगे ये जो प्यार है ना, ये हमेशा रहेगा, ऐसे प्यार हमेशा बना रहेगा, इसका आनंद हमेशा लिया जा सकता है, ऐसा उत्साह बना रहेगा, हमेशा यंग रहेगा। लेकिन रियल लाइफ में क्या हमेशा रहता है, बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापा भी आता है। तो वही सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई है, मतलब आर्ट वर्सेस लाइफ कंपैरिजन इसमें इन्होंने किया है। आगे कहते हैं ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव दैट लीव्स अ हार्ट हाई सोरोफुल एंड कोलाइड अ बर्निंग फोरहेड एंड पार्चिंग टंग। आगे अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कलश पर जो भी शाश्वत प्रेम है, यानी कि जो प्रेम की इन्होंने जो बात भी कर रहे थे, जो भी शाश्वत प्रेम है, अब इसकी तुलना ये किससे करते हैं, मनुष्य से करते हैं। जो सांस लेते हुए मनुष्य हैं उससे कर रहे हैं, ठीक है, जो सांस लेते हुए मनुष्य हैं उससे कर रहे हैं। यानी कि जो इसमें प्रेम, कलश पर जो प्रेम दिखाया गया है, ये प्रेम ना दुनियावी प्रेम से काफ़ी अच्छा है, कहीं बेहतर है, क्योंकि ये प्रेम हमें दुख तकलीफ़ नहीं देगा, ये हमेशा ऐसे के ऐसे बना रहेगा। लेकिन जो दुनियावी प्रेम है, जो वास्तविक दुनिया का जो जुनून है, जो प्रेम है, वो हमें दिल को बहुत दुखी कर देता है, यानी कि हाई सोरोफुल कर देता है, ये ध्यान रखना है। और कैसा कर देता है, कोलाइड कर देता है, यानी कि उबा देता है, ये ध्यान रखना है, उबा हुआ लगता है। यानी कि दुनिया की प्रेम की बात कर रहे हैं, जो आजकल लोग प्रेम करते हैं उसकी बात कर रहे हैं।
उसकी कंपैरिजन किससे करते हैं, ये जो इसमें क्लश में जो प्रेम दिखाया गया है उससे कर रहे हैं, जो शाश्वत प्रेम इसमें है जो कभी ना खत्म होने वाला है, तो उसकी तुलना ये किससे कर रहे हैं, दुनियावी प्रेम से कर रहे हैं, दुनियावी प्रेम करने वाले मनुष्य से कर रहे हैं जो प्रेम करते हैं। दुनिया का प्रेम हमें क्या करता है, हमारे दिल को बहुत दुखी कर देता है, हाई सॉरोफुल कर देता है और उबा हुआ बना देता है, यानी कि कोलाइड बना देता है। ये एक ऐसी बीमारी है ना, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें माथा जलता है, यानी कि बर्निंग फोरहेड होता है, अजीब सूख जाती है, पार्चिंग टंग हो जाता है, यानी कि बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमें दुनिया में जब हम प्रेम करते हैं, दुनियावी प्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फोर्थ स्टैंजा की पॉइंट्स में अगर देखेंगे तो नेचर एंड लव रिमेन फॉर एवर फ्रेश ऑन द अर्न, यानी कि क्लच पर जो नेचर है, जो लव है, वो हमेशा बना रहेगा, हमेशा फ्रेश रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। रियल ह्यूमन पैशन फेड्स, आर्ट ट्रांसेंड मोर्टेलिटी। अगर रियल ह्यूमन जो है, यानी कि जो रियल ह्यूमन का पैशन है वो धीरे धीरे, भाई जो रियल इंसान है उसका जो फेड है वो धीरे धीरे, मतलब उसका प्रेम है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, समय के साथ ख़त्म हो जाता है। जो मानवीय प्रेम है, जुनून है, वो समय के साथ ख़त्म हो जाता है और अक्सर इसका जो एंडिंग होता है ना वो दुख का कारण बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इसके विपरीत अगर देखा जाए, जो आर्ट है, आर्ट की बात कर रहे हैं, जो आर्ट है, आर्ट में कैद जो प्रेम है, यानी कि क्लच पर जो प्रेम दिखाया गया है वो हमेशा रहेगा, नश्वर रहेगा और दुख से, उसमें कोई दुख भी नहीं है, हमेशा परे रहेगा और फ्रेश बना रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे स्टैंजा 5 में आ जाए। अब स्टैंजा 5 में, स्टैंजा 4 चल रहा है, ओह शिट, मुझे लगा अच्छा स्टैंजा 3 था, ये स्टैंजा 4 में आ जा रहे हैं। स्टैंजा 4 में क्या कहते हैं अब, Who are these coming to the sacrifice toward green altar? A mysterious priest leads thou that heifer loving at the skies and all her silken flanks and garlands dearest। यहाँ तक देख लेते हैं। यहाँ पे भी कहीं ना देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे भी जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क रहेगा क्वेश्चन करते हैं। उस क्लश पे जो चित्रकारी की गई है उसको देखकर कहते हैं Who are these coming to the sacrifice। अब यहाँ पे पोएट ना अब कलश पर बने एक और सीन को देखते हैं और सवाल करते हैं। कलश पर एक और सीन बना हुआ है तो उस सीन पर इनकी नज़र पड़ती है, तो मतलब उस सीन को देखते हैं, तो सीन देखकर सवाल करते हैं। कहते हैं हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, ये कौन लोग हैं जो सेक्रीफाइस के लिए आ रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया होगा जो सेक्रीफाइस करने के लिए आ रहे हैं। टू वॉट ग्रीन ऑल्टर एंड मिस्टीरियस प्रिस्ट, हे रहस्यमय पुजारी, यानी कि हे मिस्टीरियस प्रिस्ट, तुम इस आगे कहते हैं लिटिस्ट दाउ दैट हेफर लोविंग एट द स्काइज, कहते हैं हे रहस्यमय पुजारी, हे मिस्टीरियस प्रिस्ट, तुम इस रंभाती हुई बछिया, हेफर मतलब क्या होता है, बछिया, बछिया को जिसके जिस्म पर, जिसके शरीर पर, शरीरों के मतलब जिसके शरीर पर फूलों की मालाएं हैं, फूलों की क्या है, गार्लैंड सजी हैं, किस हरी भरी वेदी की ओर ले जा रहे हो, इसे किस ग्रीन ऑल्टर की ओर ले जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक सीन को देखते हैं जहाँ पे एक कुछ लोग हैं जो बलिदान के लिए आ रहे हैं और एक पुजारी है और एक बछिया है और उसके शरीर पर एक फूलों की मालाएं गार्लैंड सजी हुई है और उसको एक ग्रीन ऑल्टर की ओर ले जा रहे हैं। तो वो सीन है, ठीक है, उस सीन को देखकर ये ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर आर सी शोर आर माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडेल इज एम्प्टीड ऑफ दिस फॉक दिस पायस मॉट। यहाँ तक देख लेते हैं। अब यहाँ पे पोएट की मतलब यहाँ पे पोएट जो कीट्स है ना वो कल्पना करते हैं, शायद अब यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे बस वो अपनी सोच मतलब सोच रहे हैं कि शायद ये लोग किसी शहर से आए होंगे। किसकी बात कर रहे हैं, जो जिससे ये पूछ रहे हैं कि कौन है ये लोग जो बलिदान के लिए आ रहे हैं, इनको देख के कह रहे हैं। अब ये कल्पना कर रहे हैं कि शायद ये लोग हो सकता है किसी शहर से आए होंगे। वो पूछते हैं, फिर वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं, ठीक है, व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर सीम्स शोर। हाँ, वो पूछते हैं कि नदी या समुद्र के किनारे बसा वो कौन सा लिटिल टाउन है। वो कल्पना कर रहे हैं कि शायद ये लोग किसी शहर से आए होंगे। फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कि नदी और समुद्र के किनारे कौन सा वो छोटा सा शहर है जहाँ से ये लोग आ रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि आर माउंटेन बिल्ड विद पीसफुल सिटाडेल, या पहाड़ों पर बने शांत किले, यानी कि पहाड़ पर एक शांत किला बना है। क्या ये लोग वहाँ से आ रहे हैं, वो कौन सा नगर है, क्या ये लोग वहाँ से आ रहे हैं, पहाड़ों पर कोई किला बना होगा, कोई नगर होगा, क्या ये लोग वहाँ से आ रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। दिस पायस मॉन, जो अपने अगर ये जो पवित्र सुबह है अपने लोगों से खाली हो गया, यानी कि ये लोग जहाँ से भी आ रहे हैं अपना शहर, अपना छोटा सा शहर, अपना नगर छोड़ के आ रहे हैं और ये जो सुबह हुई है ये उन लोगों से खाली हो गई है, यानी कि ये लोग वहाँ पे नहीं हैं। फिर आगे कहते हैं एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी एंड नॉट अ सोल टू टेल
वाई दाउ आर्ट डिसोलेट कैन एवर रिटर्न। फिर आगे क्या कहते हैं पोएट, अचानक पोएट को क्या एक दुखद एहसास होता है कि बताओ ये लोग अपना शहर छोड़ के चले आए, अपना टाउन छोड़ के चले आए, तो अचानक से इनको दुख तकलीफ मतलब एक दुख का एहसास होता है। कहते हैं वो उस काल्पनिक शहर को एड्रेस करते हुए कहते हैं, उस शहर को जिस शहर को ये लोग छोड़ के चले आ रहे हैं, ये सब इनकी कल्पना है, ठीक है। उस पिक्चर उस कलश पर जो भी स्ट्रीट मतलब कुछ लोग आ रहे हैं, उस पे जो मिस्टीरियस पृष्ठ वगैरह है, बच्चियाँ वगैरह है, उस पे जो बना हुआ है, तो पहले तो सवाल करते हैं, फिर अपना ही जवाब देते हैं, अपना ही कल्पना करते हैं कि शायद ये लोग किसी शहर से आ रहे होंगे, शायद अब ये किस शहर से हो। फिर वो पूछते हैं कि नदी और समुद्र के किनारे वो कौन सा छोटा सा लिटिल टाउन होगा जहाँ से ये लोग आ रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने अपना नगर, अपना शहर छोड़ दिया है, ऐसा ही लग रहा होगा ना, तभी तो ये आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे ये किड्स को क्या होता है, पोएट को ना अचानक एक दुख का एहसास होता है। अब ये जिस लिटिल शहर की ये बात कर रहे हैं, ये इनकी कल्पना है, ठीक है। कह रहे हैं वो उस काल्पनिक शहर को एड्रेस करते हैं जिसको ये लोग छोड़ के आ रहे हैं। कह रहे हैं एंड लिटिल टाउन स्ट्रीट्स एवर मोर विल साइलेंट। यहाँ पे कह क्या रहे हैं कि और कह रहे हैं हे छोटे शहर, उसकी बात कर रहे हैं। एंड लिटिल टाउन कह रहे हैं हे छोटे शहर, दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर, तुम्हारी गलियाँ अब हमेशा के लिए सुनसान हो गई हैं। साइलेंट फॉर एवर मोर यानी कि सुनसान रहेंगी क्योंकि तुम्हारे लोग क्या हो गए हैं, छोड़ के कहीं चले गए हैं। फिर कहते हैं विच साइलेंट भी मतलब सुनसान हमेशा रहेगी। फिर कहते हैं एंड नॉट अ सोल टू टेल वाई दाउ आर डेसोलेट कैन नेवर रिटर्न। और एक भी व्यक्ति, सोल मतलब यहाँ पे पर्सन है, यानी कि और एक भी व्यक्ति ये बताने के लिए कभी वापस नहीं आ सकता। कैन नेवर रिटर्न ये बताने के लिए कभी वापस नहीं आ सकता कि तुम अब क्या हो चुके हो, डिसोलेट हो चुके हो, वीरान हो चुके हो। वीरान क्यों हो, कोई बताने के लिए ये नहीं आएगा क्योंकि सभी लोग तो कलश पर हमेशा के लिए कैद हो गए हैं। समझ में आया। तो ये लाइन जो आपकी फोर्थ स्टेंजा है ना, फोर्थ स्टेंजा में ये ना किसी रहस्यमयी पुजारी को देखते हैं, उसमें कलश पर बना हुआ है एक पुजारी है, एक बच्चिया है जिसके शरीर पर फूलों की मालाएं हैं, जो चले जा रहे हैं कहीं, तो उसको देख के ये बोल रहे हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर ये कल्पना करते हैं, फिर अपने से ये सवाल जवाब देते हैं, शायद हो सकता है ये अपने किसी शहर से आए होंगे, क्या नदी या समुद्र के किनारे कोई छोटा सा टाउन होगा, या पहाड़ों पर कोई किला होगा, कोई नगर होगा जहाँ से ये लोग आ रहे हैं। फिर अचानक से जब ये सोचते हैं कि जहाँ से ये लोग आ रहे होंगे, जिस भी शहर से ये आ रहे होंगे, वो शहर तो सुनसान हो गया होगा। अचानक से इनको दुख का एहसास होता है, तो उस शहर को ये डायरेक्ट एड्रेस करते हैं कि हे शहर, हे छोटे शहर, तुम्हारी गलियाँ तो अब हमेशा के लिए सुनसान हो गई है। अब एक भी पर्सन, एक भी सोल ये बताने के लिए कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा कि तुम अब वीरान क्यों हो, क्योंकि सभी लोग अब क्या है, कलश पर कैद हो गए हैं। ये हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा, तुम्हारा शहर अब हमेशा के लिए खाली हो गया, क्योंकि कलश पर जो इंसान बने हुए हैं वो हमेशा के लिए ठहर गए हैं, कैद हो गए हैं। समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे द अनफ्रीज रिलीजियस रिचुअल इन टाइम की बात करें, द लिटिल टाउन फॉर एवर साइलेंट, वो लिटिल टाउन है जो इनकी कल्पना वाला टाउन है, वो हमेशा क्या हो गया है, फॉर एवर के लिए साइलेंट हो गया है। स्टैंजा 5 में आएंगे हम, इसको जल्दी से कर लेते हैं। स्टैंजा 5 में कहते हैं ओ एटिक से फेयर एटीट्यूड विद ब्रेड ऑफ मार्बल मेन एंड मेडल्स ओवर रॉड, ठीक है, ओवर रॉड विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रॉडन वीड्स। यहाँ तक देख लेते हैं। तो स्टैंजा 5 में क्या कहते हैं, अब पोएट अब पूरे कलश को एक साथ एड्रेस करते हैं। अभी कलश पर जो पिक्चर बना था ना, एक एक चीज़ को एड्रेस कर रहे थे, जहाँ जहाँ उनकी नज़र पड़ रही थी, जो सीन पर, चाहे वो फेयर यूथ हो गया, ठीक है, चाहे वो पत्तियाँ हो गई, चाहे वो लवर्स हो गए, ठीक है, चाहे वो पुजारी हो गया, चाहे वो बच्चियाँ हो गया, जिस पे उनकी नज़र पड़ रही थी, चाहे वो बांसुरी बजाने वाला आदमी हो गया, तो सब के बारे में वो एड्रेस कर रहे थे। अब वो पूरे कलश को एड्रेस करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, कलश को ही कहते हैं ओ एटिक शेप, मतलब हे यूनानी आकृति, शेप मतलब आकृति, एटिक मतलब यूनानी, यानी कि ग्रीक की बात करें, हे ग्रीक शेप, यानी कि ये ग्रीक की, मतलब यहाँ पे जो कलश है वो ग्रीक की जो उस पर जो चित्रकारी की गई है वो ग्रीक वाली ही चित्रकारी की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए वो ग्रेशियन अर्न कहा गया है, ग्रेशियन मतलब ग्रीक, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कलश को मतलब डायरेक्ट क्या करते हैं, ये पूरे कलश को एड्रेस करते हैं, कहते हैं ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रेड, मतलब अब जो पोएट है वो पूरे कलश को एक साथ एड्रेस करते हैं, ओ एटिक, हे यूनानी आकृति, तुम्हारी जो एटीट्यूड है, तुम्हारे जो एटीट्यूड है वो कितनी सुंदर है, तुम्हारा जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है वो कितना सुंदर है। विद ब्रेड, जिस पर, विद ब्रेड ऑफ मार्बल मेन एंड मैडन्स ओवर रॉड, जिस पर
मार्बल के पुरुषों और युवतियों की सुंदर नक्काशी की गई है। ब्रेड मतलब क्या होता है? नक्काशी, ठीक है। अब कलश को कह रहे हैं, पूरे कलश को कह रहे हैं कि हे कलश, हे यूनानी एटिक, हे यूनानी आकृति, तुम कितनी सुंदर हो, और तुम पर, जिस पर तुम्हारे पे क्या बना हुआ है? संगमरमर से, मार्बल से जो पुरुष बने हुए हैं, जो महिलाएं बनी हुई हैं, कितना सुंदर नक्काशी की गई है पुरुष और महिलाओं की मार्बल से। साथ में आगे आगे क्या कहते हैं? विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड प्रोडेंट वीड्स, साथ में जंगल की डालियाँ और पैरों से कुचली घास भी है उसमें, उन सभी की तारीफ करते हैं, ठीक है, कलश पर जो बना हुआ है। फिर आगे कहते हैं दाउ साइलेंट फॉर्म डोस्ट टीज अस आउट ऑफ टॉट एज डॉथ इटर्निटी, इटर्निटी, ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। इटर्निटी कोल्ड पेस्टोरल, यहाँ तक देख लेते हैं। फिर क्या कहते हैं? तुम, कहती है दाउ, दाउ मतलब यहाँ पे क्लश को ही बोल रहे हैं वो, ठीक है, क्लश को। तुम है साइलेंट फॉर्म, साइलेंट फॉर्म में है ना क्लश, पूरी तरह से मूक आकृति है ना, मतलब साइलेंट फॉर्म में है। कहते हैं हे क्लश, मैं क्लश करके बुलाऊंगी, तुम यानी कि हे क्लश, तुम पूरी तरह से साइलेंट फॉर्म में हो। और फिर क्या कहते हैं? हमें हमारी सोच से परे ले जाती हो। इस कलश को कह रहे हैं कि हमें हमारी सोच से परे ले जाती हो, हे साइलेंट फॉर्म। ठीक वैसे ही डोंट टीज आउट ऑफ द थॉट, हमें हमारे सोच से परे ले जाती हो, एज डॉथ इटर्निटी कोल्ड पेस्टोरल, ठीक उसी तरह जैसे इटर्निटी हमें सोचने पर मजबूर करता है। तुम एक कोल्ड पेस्टोरल हो, यानी कि ठंडी देहाती कलाकृति हो, ये इसको बोल रहा है। कोल्ड पेस्टोरल का मतलब तुम, मतलब ये जो कलश है ये सुंदर तो है, पर इसमें जीवन की गर्माहट नहीं है, क्योंकि ये पत्थर का बना है और ये नॉन लिविंग है, निर्जीव है। इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ ठहर तो गया है, कैद तो गया है, लेकिन इसमें जीवन की गर्माहट हमें देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि इसमें कुछ भी हलचल नहीं है, क्योंकि ये पत्थर का बना हुआ है और ये निर्जीव है। समझ में आया? अब आगे क्या बोलेंगे? व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, दाउ शैल्ट रिमेन इन मिड्स ऑफ अदर वो, then art a friend to man to whom thou sharest beauty is truth, truth beauty, that is all a know on earth and on all a need to know। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं पहले सेयस्ट, उसके बाद ये दोनों लाइन को समझेंगे। यहाँ पे क्या कहते हैं कि when old is shall this generation waste, जब बुढ़ापा मेरी पीढ़ी को ख़त्म कर देगा, मतलब उसी को बोल रहे हैं, कलश से ही बातें कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं जब बुढ़ापा मेरी पीढ़ी को ख़त्म कर देगा, जब बुढ़ापा आएगा और मेरी पीढ़ी भी ख़त्म हो जाएगी, तब भी तुम बची रहोगी, यानी कि इस कलश को कह रहे हैं तब भी तुम रहोगी, और तुम आने वाली पीढ़ियों के दुखों के बीच इंसान के दोस्त, यानी कि अ फ्रेंड टू मैन, अ फ्रेंड टू मैन, यानी कि तुम आने वाले दुखों के बीच इंसानों की दोस्त बनकर रहोगे और उनसे कहोगी, यानी कि जब मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरी पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी, फिर कोई ऐसी पीढ़ी आएगी, लेकिन तब भी तुम रहोगी। उस कलश को कह रहे हैं तब भी तुम रहोगी, और जो इंसानों के बीच में जो दुख है, जो पीढ़ियों के दुख के बीच जो इंसान रहेंगे, जो भी इंसानों की जो दुख रहेंगे, उनकी तुम दोस्त बन कर रहोगी, क्योंकि तुम सब कुछ देख रही हो और तमाम पीढ़ी तुम देखते चली आ रही हो। फिर तुम उनसे कहोगी, क्या कहोगी? यहाँ पे whom they thou sayest, फिर तुम उनसे कहोगी, क्या कहोगी? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल ए नो ऑन अर्थ एंड ऑल ई नीड टू नो। फिर तुम कहोगी, क्या कहोगी? कि सौंदर्य ही सत्य है, सत्य ही सौंदर्य है, यानी कि ब्यूटी ही ट्रूथ है और ट्रूथ ही ब्यूटी है। बस यही सब कुछ है जो पृथ्वी पर जानते हो, और यही तुम्हें जानने की आवश्यकता है। मतलब ये पोएम की ना सबसे फेमस लाइन है और एंडिंग लाइन है, फेमस लाइन है। इसका गहरा मतलब ये है कि जो आर्ट है, आर्ट का सौंदर्य ही परम सत्य है, और इसी ज्ञान से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है आर्ट का। तो यहाँ पे इन्होंने आर्ट वर्सेस लाइफ के बारे में बात किया है इसमें, कि कलश में सारी चीज़ें मौजूद रहेंगी, क्योंकि वो आर्ट की गई है, चित्रकारी की गई है, सब कुछ वैसे कि वैसा बना रहेगा, लेकिन रियल लाइफ में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी हमें। रियल लाइफ में समय के साथ साथ सारी चीज़ें बदलती जाएंगी, चाहे वो प्यार हो गया, चाहे वो आपका एज क्यों ना हो गई, तो लेकिन कलश पे सारी चीज़ें, प्रेम वैसे के वैसे बना रहेगा, वैसे ही फ्रेश रहेगा। यहाँ पे वही चीज़ इन्होंने बताया है। की पॉइंट्स है, कोल्ड पेस्टोरल की बात इन्होंने, ब्यूटी इटर्नल की बात किया है कि ब्यूटी इटर्नल है बट मोशनलेस है, एंड फेमस डिक्टिम है आर्ट इटर्नल ट्रूथ, यानी कि आर्ट ही हमें एक इटर्नल ट्रूथ बताता है, ठीक है, एक शाश्वत सच्चाई बताता है। तो ये आर्ट वर्सेस लाइफ जो मैंने अभी बताया कि आर्ट इज़ अनचेंजिंग, आर्ट को कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन लाइफ इज़ फ्लीटिंग, लाइफ कभी भी बदल सकती है, कला कभी नहीं बदल सकते। अब क्या उस कलश पर जो चित्रकारी की गई है वो बदला, वो उसमें जो भी जो चीज़ें बनी गई है, नेचर का सारी चीज़, उसमें आदमी पुरुष, क्या उसको बदल सकते हैं? वो वैसे के वैसे बना रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा,
ठीक है। तो ये सी चीज़ें ध्यान रखनी है। अनसेंसुअस इसमें देखने को मिलता है, रिच इमेजरी देखने को मिलती है, शाइट हियरिंग टच, फिलॉसफी देखने को मिलता है एंड इटर्नल ब्यूटी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यानी कि जो अर्न है, यानी कि जो क्लश है वो प्रिजर्व है हमेशा के लिए, कभी नहीं ख़त्म होगा। तो ये थी भाई ओड एंड एग्रेशन अर्न। कैसा लगा? मैंने पूरे अच्छे से तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाया है एंड समझाने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की है कि आपको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही आया बस ऐसे ही अपना फॉर्मेलिटी की और चल दिया, ऐसा नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाएं जैसे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए फिर कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे ही PDF मिलेगी एंड टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए ना लिंक में डिस्क्रिप्शन है, मतलब लिंक जो है ना, सॉरी लिंक में डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये ध्यान रखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों का, आप जाके वहाँ पे क्लिक करोगे ना, आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे, वहाँ पे तुरंत ऐड हो जाओगे। कहाँ पे? टेलीग्राम पर, ठीक है। तो इसका PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसमें हमने किड्स को कंप्लीट किया है, किड्स के ओड एंड एग्रेशन अर्न को कंप्लीट किया, इसी तरह लैब एलिडेम्स भी पढ़ने वाले हम। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चैनल पर जो पहली बार वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। और जो पहली बार वॉच कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। लाइक TGT तो मिलता ही है और आपको LT भी मिलेगा। LT की अब तक मेरी ये 18 क्लास है, ये आज को लेके ये 18 क्लास हो गई है। 18 क्लास मैंने स्पेशल LT के लिए दिया है और आगे ऐसे ही चलता रहेगा, आप लोग का सपोर्ट रहा तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।